गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री की बातों का जवाब दे सकते हैं। मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाबा रामदेव के दिव्य योग मंदिर और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि 3 जनवरी को पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने तो विनाशकारी होगा। मनमोहन ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। योग गुरु बाबा रामदेव के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी रामदेव की तरफ से रखी गई शर्तों पर भी टिप्पणी कर सकते हैं, जब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार विदेशों में जमा देश का काला धन वापस मंगवाने का भरोसा देंगे। यही नहीं, रामदेव ने मौजूदा सभी टैक्सों को खत्म करने और उसके बदले बैंकों से लेन देन पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का वादा करने की भी मांग की है। सत्ता में आने के बाद काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। क्या देश और विदेश में जो ब्लैक मनी छिपा है उसको वापस दिलाने के लिए कोई इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोपी बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार के कानून विभाग ने मुजफ्फरनगर और शामली के जिला प्रशासन को चिट्ठी भेजकर ये राय मांगी है कि इन नेताओं पर से केस जनहित में वापस किया जा सकता है या नहीं। जिन नेताओं पर उकसाने वाले भाषण देने का आरोप है उनमें शामिल हैं बीएसपी सांसद कादिर राना, उनके भाई और बीएसपी विधायक नूर सलीम राना, विधायक मौलाना जमील, पूर्व गृह राज्य मंत्री सईद उजमा, उनके बेटे सलमान सईद, सभासद असद जमा, पूर्व सभासद नौशाद कुरैशी और वकील सुल्तान मशीर। मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोपी कांग्रेस और बीएसपी नेताओं से केस वापस लेने की कोशिश पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की सियासत का हिस्सा बताया। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा पर भी उकसाऊ भाषण का आरोप है। मुकदमे वापस लेने चाहिए तो निर्दोषों को लेने चाहिए। अल्पसंख्यक और मुसलमानों के नाम पर एक तरफा मुकदमा वापसी के भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देकर दंगा भड़काने के आरोपी नेताओं से केस हटाने की कोशिश को गोवा की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर कानाकोना कस्बे में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने से 14 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में कई जख्मी भी हुए हैं। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक कानाकोना कस्बे के चावड़ी वार्ड में स्थित रूबी रेजिडेंसी में 3 मंजिला इमारत बन रही थी, जिसका एक हिस्सा गिर गया। पुलिस ने बताया कि मलबे से 14 श्रमिकों के शव निकाले गए हैं। गोवा में इमारत हादसे की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। पर्रिकर ने कहा कि हादसे में ठेकेदार और नगर निगम की जवाबदेही की जांच की जाएगी। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है। कार्यकारिणी के पहले दिन 9 राज्यों में पार्टी की योजना पर चर्चा की गई। आज बाकी बचे राज्यों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी ने कल साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि पीएम प्रत्याशी के रूप में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के सहयोगी प्रशांत भूषण ने कहा कि पीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को विपक्ष की तीखी आलोचना के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भगवान दास रोड पर मिलने वाला सरकारी बंगला न लेने का फैसला किया है। भगवान दास रोड पर केजरीवाल को एक दूसरे से सटे 5 बेडरूम वाला 2 डुप्लेक्स आवंटित किया गया था। बड़ा सरकारी घर लेने के फैसले पर शुक्रवार से केजरीवाल की तीखी आलोचना हो रही थी। केजरीवाल ने अब अपने लिए इससे छोटा घर तलाशने को कहा है। के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। दिल्ली सरकार के मंत्री आज विभिन्न इलाकों का दौरा कर लोगों की समस्या जानने की कोशिश करेंगे। लोक कल्याण मंत्री मनीष सिसोदिया मोहल्ला सभा को संबोधित करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकारों को आतंकी हमलों को लेकर सावधान किया है। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि 2014 में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन फिर से सिमी के स्लीपर सेल से संपर्क में है। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन 2 आतंकियों के छोटे समूह के जरिए हमले करने की योजना बना रहा है। कोच्चि में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 4,500 करोड़ की लागत से बने लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल को देश को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के समय में
एशियाई देशों में एलएनजी की मांग तेजी से बढ़ी है। ऐसे में एशिया के प्रमुख एलएनजी खरीदार विदेशों से आयातित गैस के दाम की उचित मूल्य प्रणाली बनाने की मांग करें। पुणे में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मोदी नामा का विमोचन किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने मोदी का जमकर गुणगान किया। साथ ही जेटली ने यह भी कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। जबलपुर में आरएसएस के 3 दिवसीय महासंकल्प शिविर का आयोजन चल रहा है। शनिवार को दूसरे दिन पथ संचलन हुआ। इस दौरान आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर मनमोहन सिंह की टिप्पणी को मर्यादा का उल्लंघन बताया। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV D5 का आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 4:18 पर लॉन्च किया जाएगा। प्रक्षेपण के लिए शनिवार को 29 घंटे की उल्टी गिनती सुबह 11:18 पर शुरू हो गई। ये यान संचार उपग्रह GSAT 14 को लेकर जाएगा। IIT बॉम्बे में चल रहे टेक फेस्ट में विदेशों से आए रोबोट्स को देखने के लिए जुट रही है छात्रों की भारी भीड़। इस टेक फेस्ट के साथ ही IIT बॉम्बे देश के सबसे बड़े कॉलेज फेस्टिवल का आयोजक बन गया है, क्योंकि इस साल छात्रों से स्पॉन्सरशिप में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई जा चुकी है। दिल्ली में मंडी हाउस के कमानी ऑडिटोरियम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव भारंगम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सबसे पहला नाटक शाकुंतलम का मंचन किया गया। पहले दिन के इस महोत्सव में उद्घाटन समारोह में थिएटर की दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इलाहाबाद की श्रुति दुनिया की सबसे कम उम्र की टीचर है, जो अपनी उम्र से 60-70 साल बड़े लोगों को योग विद्या और योगासनों का पाठ पढ़ा रही है। श्रुति ने इसके लिए बाकायदा एक योगा स्कूल खोला है, जिसमें वो योग सिखाती है। इलाहाबाद के अलावा दूसरे जिलों के लोग भी श्रुति की योगा क्लास में आते हैं। पिछले 15 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ किस कदर गंभीर थी, इस बात का खुलासा RTI के तहत हुआ है। RTI के मुताबिक दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में अफसरों के बैठने तक के लिए जगह नहीं थी और पिछले कई सालों से 50 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की हालत स्थिर बनी हुई है। शुक्रवार की रात से हालत बिगड़ने पर उन्हें नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पर रखा गया। फेफड़े में इन्फेक्शन से पीड़ित 82 साल की सुचित्रा सेन का इलाज 23 दिसंबर से कोलकाता के एक क्लिनिक में चल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अंग्रेजी को तरजीह दिए जाने की आलोचना की है। नीतीश ने कहा कि वो किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजी के बिना कोई काम ना हो। नीतीश उर्दू भाषा के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पत्नी निगम पार्षद शोभा विजेंदर, आपके विधायक राजेश गर्ग और कांग्रेस के चुनावी प्रत्याशी रहे तीनों नेता अपने समर्थकों के साथ एक कम्युनिटी सेंटर पर अपने अपने दावे लेकर पहुंचे। फिलहाल निगम कमिश्नर मामले की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने योग गुरु बाबा रामदेव का जमकर मजाक उड़ाया है। मुंबई में संजय निरुपम ने कहा कि बाबा रामदेव भारत के सबसे बड़े मजाक हैं। उन्होंने कहा कि रामदेव सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं। उन्हें योग पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति पर। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने भी किया है बाबा रामदेव पर हमला। इंदौर में शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं रामदेव। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा रामदेव बेहद असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। झारखंड सरकार सादगी के रास्ते पर बढ़ निकली है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि उनके काफिले में सायरन और हूटर न बजाए जाएं। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वो अपने काफिले से गैर जरूरी कारों को हटा लें। इस बदलाव को आम आदमी पार्टी को मिली कामयाबी का असर माना जा रहा है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने के संकेत दिए हैं। कुन्नूर में आयोजित रैली में जयललिता ने कहा कि तमिलनाडु की अच्छी योजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु की अच्छी स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है तो हमें बदलाव करना होगा। उनके इस बयान को राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भावी भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक के दो मंत्रियों के बीच एक कमरे को लेकर जंग छिड़ गई। ऊर्जा मंत्री DK शिवकुमार और समाज कल्याण मंत्री A अंजने ने अपने ऑफिस के लिए एक ही कमरे की मांग की। इसके बाद उन्हें मनाने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। बाद में उन्हें एक अलग कमरे से संतोष करना पड़ा।
संगठन के विस्तार में जुटी आम आदमी पार्टी इलाहाबाद में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगी है। लोगों तक पहुंच बनाने के लिए इलाहाबाद के आप कार्यकर्ताओं ने अनोखी पहल की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर झाड़ू खरीदे और लोगों को सस्ते दाम में बेच दिया। कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थलों पर सफाई के जरिए भ्रष्टाचार के सफाई का संदेश दिया। ठाणे से सटे भिवंडी के एक केमिकल गोदाम में आग लग गई। पूर्णा इलाके में लगी आग की वजह से 6 गोदाम खाक हो गए। आग बुझाने के लिए कल्याण और उल्लासनगर से भी फायर ब्रिगेड गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग लगने की वजहों का पता नहीं लग सका है। यूपी के औरैया में सामने आए समाजवादी पार्टी नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरों के बाद अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 जनवरी की दोपहर टोल टैक्स मांगने पर कैशियर के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की थी। विद्यापुर के समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख ने कैशियर को मारा पीटा था। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर पोलैंड की महिला से बलात्कार मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विदेशी महिला आगरा से दिल्ली के पहाड़गंज जा रही थी। उसी दौरान कैब ड्राइवर ने स्प्रे से बेहोश करने के बाद रेप किया। मामले में 0 FIR दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में लोग उठे तो हैरत में पड़ गए। त्रिनगर जयमाता मार्केट के आसपास खड़ी करीब 2 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। हैरत की बात है कि किसी भी गाड़ी में चोरी नहीं की गई थी। ये भी देखा गया कि इस घटना को अंजाम देने वाले एक i10 गाड़ी में थे। उसमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो फुटपाथ पर चढ़कर पलट गया। इस हादसे में अरुण नाम का कारोबारी भी चपेट में आ गया। कारोबारी सुबह अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहा था। कुत्ते और कारोबारी दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब के अटारी में BSF ने 4 किलो हेरोइन बरामद की है। हेरोइन की एक खेप स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान से लाई जा रही थी। ट्रक माफियाओं से मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत हो गई, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। बोकारो स्टील प्लांट में जमीन देकर विस्थापित हुए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों की मांग है कि विस्थापितों के लिए 4th ग्रेड की नौकरी आरक्षित की जाए। अपनी मांग के समर्थन में पुरुष जल सत्याग्रह और महिलाएं झाड़ू सत्याग्रह कर रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। क्रिकेट में भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 40 रन से मात दे दी। पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 274 रन ही बना सकी। कामरान गुलाम ने सबसे अधिक 102 रनों की नाबाद पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 314 रन बनाए। भारत की ओर से 2 युवा बल्लेबाजों ने जमाया शतक। विजय जॉल और संजू सैमसन दोनों ने 100 रनों की पारियां खेली। सलामी बल्लेबाज AK बेंस ने भी 47 रनों का अहम योगदान दिया। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच अबू धाबी में खेला जा रहा पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया है। आखिरी दिन 302 रनों के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। दूसरी पारी में मोहम्मद हफीज ने 80 रनों की नाबाद पारी खेली। बांग्लादेश में ही होगा अगला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। पहले टूर्नामेंट के श्रीलंका में होने की अटकलें लगाई जा रही थी। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 5वीं टीम अफगानिस्तान होगी। एशिया कप टूर्नामेंट 25 फरवरी से शुरू होने वाला है। 40 साल की लिएंडर पेस ने आइटा से 1 साल की छुट्टी ले ली है। परिवार को वक्त देने के लिए साल 2014 में डेविस कप समेत किसी भी टूर्नामेंट में पेस शिरकत नहीं करेंगे। एसोसिएशन ने पेस के फैसले का समर्थन किया है। अमेरिका में भारी बर्फबारी से पूर्वी इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न्यूयॉर्क में 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। बॉस्टन में हालात और खराब हैं। 53 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी से लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है। यूनाइटेड किंगडम में समंदर में हाई टाइड और तेज हवाओं से कई इलाकों में पानी भरने से बाढ़ आ गई है। पर्यावरण एजेंसी ने बाढ़ के 16 अलर्ट जारी किए हैं। अचानक मौसम में हुए इस बदलाव को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अंटार्कटिका में फंसे रूसी जहाज से लोगों को सुरक्षित निकालने पहुंचा चीनी आइस ब्रेकर जहाज ज्यूलोंग भी बर्फ की मोटी चादर में फंस गया है। तेज हवाओं से मुश्किल और बढ़ गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नेटो के सैन्य काफिले पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। IED के जरिए ये ब्लास्ट कराया गया। चीन में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दे दी है दस्तक। शंघाई में बर्ड फ्लू से पीड़ित 86 साल का मरीज सामने आया है। बर्ड फ्लू के मरीज का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए 3 महीने के लिए पोल्ट्री मार्केट बंद करने का आदेश दिया गया है।